सीवर पाइप से बाहर आने के बाद सबको लगता है कि डर खत्म हो गया, लेकिन असली सच्चाई ये है कि डर अब घर के अंदर घुस चुका है, क्योंकि इस बार जोकर बाहर नहीं बल्कि लोगों के रिश्तों के बीच खेल रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका सांस रोक देने वाली हॉरर सीरीज इट वेलकम टू डायरी के एपिसोड 6 में। सबसे पहले ज़रा पिछले एपिसोड की कहानी को याद कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेना और बच्चों का छोटा सा ग्रुप अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम में उतर जाते हैं। जोकर के हमले की वजह से ना सिर्फ सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि हेनलंग भ्रम की वजह से अपने ही सबसे करीबी दोस्त को गोली मार देता है। हालांकि राहत की बात ये रहती है कि बच्चे किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। इसी दौरान किस्मत से लिली को एक उल्का का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें जोकर को रोकने की ताकत है। इसी वजह से लिली की जान बच जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यह सच में उनके लिए अच्छी खबर है? क्या वो उस भयानक ताकत को हरा पाएंगे? ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी की मौत के बाद हेनलंग सारी गलती अपने बेटे बिल पर डाल देता है। उसका मानना होता है कि अगर बिल उस सिवर पाइप में नहीं आता तो उसे वो डरावने भ्रम नहीं होते और वो अपने दोस्त पर गोली नहीं चलाता। गुस्से में आकर हेनलंग अपने बेटे को सजा देता है कि वो घर के अंदर बंद रहेगा, लेकिन पिता की इस जिद और नासमझी के आगे बिल झुकने को तैयार नहीं होता। हालांकि वो सिवर से बाहर आ चुका था, लेकिन बिल अच्छी तरह जानता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। बिल अपने पिता से कहता है कि अब मेरे दोस्त हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं भी आपकी तरह वहाँ रहूँगा। लेकिन हेनलंग गुस्से से जवाब देता है, तुम मेरे जैसे नहीं हो। बिल चाहे जितनी भी सफाई दे, वो अपने पिता का फैसला नहीं बदल पाता। दोनों के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में आकर हेनलंग बिल को जोरदार थप्पड़ मार देता है, लेकिन थप्पड़ बिल को तोड़ नहीं पाता। उसकी आंखों में डर, नफरत और गहरी चोट साफ दिखाई देती है। बिल को लगने लगता है कि उसके पिता भी जोकर के असर में आ चुके हैं। इसके बाद बिल बस इतना कहता है, मैंने सब सुन लिया, और फिर घर से भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद हेनलंग को अपने बर्ताव पर गहरा पछतावा होता है। उसे खुद समझ नहीं आता वो ऐसा कैसे कर बैठा। उसका शरीर मानो उसके काबू में नहीं था। इधर बिल साइकिल से चुपचाप सेना के कैंप से निकल जाता है। वो जानता है कि जब तक वो अपने दोस्तों को नहीं ढूंढेगा, जोकर से पैदा हुई इस मुसीबत का अंत नहीं होगा। दूसरी तरफ लिली उल्का का टुकड़ा निकालती है और सबको बताती है कि इससे जोकर को हराया जा सकता है। वो कहती है कि जोकर हमें नहीं छोड़ने वाला। इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम खुद हमला करें। हमें फिर सीवर पाइप्स में जाना होगा और सबको मिलकर जोकर को मारना होगा। लेकिन रोनी इस बात से सहमत नहीं होती। शहर में हर जगह उसके पिता के खिलाफ वांटेड के पोस्टर लगे होते हैं। उसका दिल टूट चुका होता है। रोनी को लगता है कि ये सब लिली की वजह से हुआ है। अगर लिली उसे ढूंढने नहीं आती तो वो हादसा नहीं होता और उसके पिता इस झमेले में नहीं फंसते। इस तरफ लिली को भी एहसास नहीं होता कि उल्का का टुकड़ा मिलने के बाद वो भी खुद काफ़ी चिड़चिड़ी और गुस्सेल हो गई थी। लिली और रोनी के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान रिची को गड़बड़ महसूस होती है। वो समझ जाता है कि ये सब जोकर की चाल है। जोकर चाहता है कि जो लोग एक साथ हैं वो आपस में बिखर जाएं, ताकि वो बाद में सबको एक एक करके तोड़ सके। लेकिन गुस्से में डूबे लिली और रोनी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। रोनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लिली भी अकेले रहना चाहती थी, तो वो भी सीक्रेट प्लेस से निकल जाती है। ये सब देखकर रिची और उसके साथी परेशान हो जाते हैं। बिल अपने पुराने दोस्तों को टूटते हुए नहीं देख सकता था। वो रोनी के पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। असल में रोनी भी जानती थी कि वो कुछ ज़्यादा बोल गई। वो जानती थी कि लिली वो इंसान है जिसने सबसे ज़्यादा दर्द झेला है, लेकिन अपने पिता की वजह से रोनी हर दिन डर के साए में जी रही थी। थक हार कर वो कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। बिल उसे संभालता है। उसी वक्त बिल की माँ शार्लेट वहाँ पहुँचती है। वो दोनों को गाड़ी में बिठाती है और कहती है उसने रोनी के लिए खास तोहफा रखा है। लेकिन रोनी को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि वो तोहफा उसके पिता हैंक होंगे। लंबे समय बाद पिता और बेटी एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। दरअसल हैंक ने अपनी प्रेमिका डेसी के जरिए शार्लेट से संपर्क किया, तभी से शार्लेट उसे छिपा कर रखे हुए थी। इसी बीच शहर में गोरे लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग तो हैंक को पकड़ने के लिए खुद ही गिरोह बनाने लगे थे। ऐसे में काले सैनिक डिक का घर सबसे सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। लेकिन सिवर से निकलने के बाद डिक खुद भी बुरी तरह टूट चुका होता है। वो हर दिन नशे में डूबा रहता है ताकि अपने डर को भुला सके। तभी हेनलंग उससे मिलने आता है और हमें डिक का अतीत पता चलता है। बचपन में डिक को एक अजीब ताकत मिली थी। वो मरे हुए लोगों को देख सकता था। ये चीज़ उसे अंदर से तोड़ देती है। तभी उसकी दादी ने उसे सिखाया कि वो इन डरावनी चीज़ों को अपने दिमाग के एक डिब्बे में बंद कर दे। डिक ने ऐसा ही किया। उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी। लेकिन सिवर पाइप्स में जोकर ने उसके दादा का रूप लेकर उस डिब्बे को खोल दिया।
सारी डरावनी यादें फिर से बाहर आ गई। वो दोबारा सब कुछ देखने लगा। इसी बातचीत के दौरान हेनलंग के पीछे डिक को एक मरा हुआ सैनिक दिखाई देता है, लेकिन हेनलंग उसे नहीं देख पाता। हेनलंग डिक से कहता है कि वो फिर से सीवर पाइप में जाए और जोकर से बदला लेने में उसकी मदद करे, लेकिन डिक पूरी तरह डर चुका होता है। वो किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहता। हेनलंग के जिद करने पर डिक बेकाबू हो जाता है और वो कहता है कि वो दोबारा उस जगह नहीं जा सकता। वो बस उन डरावनी चीज़ों को फिर से उस डिब्बे में बंद करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो सीवर पाइप्स में नहीं जाएगा और जोकर का सामना नहीं करेगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? उधर दूसरी तरफ रोनी से झगड़ने के बाद लिली हर समय बेचैन रहने लगती है। वो जानती है कि जोकर वापस जरूर आएगा, बस ये नहीं पता कि अगला निशाना कौन बनेगा। और यहीं एक बार फिर लिली को अपने पिता की परछाई दिखाई देती है। वो जानती है कि ये असली नहीं है, फिर भी वो बुरी तरह डर जाती है। उसके हाथ से उल्का का टुकड़ा गिर जाता है। वो गिरे हुए उल्का के टुकड़े को उठाती है और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सारे लोग लिली को पागल समझने लगते हैं। शर्मिंदा होकर लिली क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। इस तरफ रिची और नाना के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्हें पाइपलाइन के अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन आवाज़ों से उन्हें एहसास हो जाता है कि जोकर अब जल्दी हमला करने वाला है। वो तय करते हैं कि अब देर करना ठीक नहीं। दोनों ये बात विल को बताते हैं और तय करते हैं कि पहले रोनी को समझाया जाए। इस समय रोनी अपने पिता से दोबारा मिलने की खुशी में डूबी हुई थी। क्या वो इतनी आसानी से उनकी बात मानेगी? इस तरफ लिली नर्स डेसी के घर पहुंचती है। जब लिली को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था तब उसने अपनी सारी बातें डेसी को बताई थी। बाकी लोगों से अलग डेसी ने कभी लिली को पागल नहीं समझा, बल्कि उसकी सारी अजीब बातों पर विश्वास किया। इस वजह से लिली अक्सर उसके पास दिल का सुकून लेने जाती थी। लेकिन इस बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त लिली देखती है कि एक पड़ोसी उसे बेहद अजीब नज़रों से घूर रहा है। घबराकर लिली खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। वो डेसी को आवाज़ देती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। तभी ऊपर छत से गाने की आवाज़ आती है। लिली सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ भी डेसी नहीं होती। टेबल पर रखी एक तस्वीर लिली का ध्यान खींचती है। वो डेसी की पुरानी तस्वीरों का कलेक्शन थी। जैसे जैसे लिली तस्वीरें देखती है उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। 1908 की एक तस्वीर में लिली डेसी के पिता को देखती है। सबसे डरावनी बात ये होती है कि डेसी के पिता बिल्कुल जोकर जैसे दिखते हैं। लिली बहुत बेचैन हो जाती है। उसी पल उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। वो खुद डेसी होती है। डेसी के चेहरे पर चिंता देखकर लिली के लिए उसे जोकर से जोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। लिली रोते हुए सीवर में हुई सारी घटनाओं से बताती है। इतनी कम उम्र में यह सब झेलना और ये कहना कि उसे डर नहीं लगता पूरी तरह झूठ होगा। लेकिन रोते रोते लिली को फिर कुछ अजीब महसूस होता है। डेसी के कमरे में जोकर की तस्वीर सजी होती है। लिली डर के मारे पीछे हट जाती है। अब उसे समझ आता है कि डेसी उसकी बातों पर भरोसा क्यों किया करती थी। असल में डेसी का जोकर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। तभी लिली देखती है कि उसके पास जोकर की कॉस्ट्यूम और उसका सामान रखा हुआ है। अब सब कुछ साफ हो जाता है। लिली पूछती है, क्या तुम हमारा पीछा कर रही थी? डेसी जवाब देती है, हाँ। कब्रिस्तान में दिखा जोकर और विल को डराने वाला साया, वो सब डेसी का ही काम था। लेकिन क्यों? डेसी सारी सच्चाई बताती है। उसके पिता का नाम पेनीवाइज था। वो पहले एक सर्कस में जोकर का काम करते थे। एक बार डेरी टाउन में शो के दौरान वो अचानक गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। अपने पिता को ढूंढने के लिए डेसी डेरी टाउन में ही रुक गई। वो मेंटल हॉस्पिटल में काम करने लगी, जहाँ ज़्यादातर बच्चे आते हैं। एक दिन डेसी ने एक बच्चे के मुंह से उसके पिता के बारे में सुना। डेसी ने अपने जज्बातों को दबाया और उस बच्चे से अपने पिता तक ले जाने को कहा। एक अंधेरे बेसमेंट में उसने एक लाल बैलून देखा। अगले ही पल जोकर सामने आ गया। डेसी को पूरा यकीन था कि वही उसके पिता हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पिता बच्चे से बात कर रहे थे, लेकिन डेसी को बिल्कुल पहचान नहीं रहे थे। तभी जोकर उन पर हमला कर देता है। डेसी बच्चे का हाथ पकड़कर भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में बच्चा गिर जाता है। जब तक डेसी उसकी मदद करने की कोशिश करती है तब तक बहुत देर हो जाती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी जोकर अपना असली रूप दिखाता है। दरवाजे की दरार से खून बहने लगता है। उस बच्चे का क्या हुआ ये समझना मुश्किल नहीं होता। डेसी डर के मारे ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वही जानी पहचानी धुन बजने लगती है। जोकर इमोशंस का सहारा लेता है, अपना दुख सुनाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। अपने पिता को सामने देखकर डेसी खुद पर काबू नहीं रख पाई और दरवाज़ा खोल देती है। वो सच में उसके पिता ही थे, लेकिन जल्दी डेसी को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। जब भी मेंटल हॉस्पिटल में कोई नया मरीज आता है, वही काला साया उसके पिता का रूप लेकर उसे अपने साथ ले जाता है। डेसी को लगता था कि उसके पिता किसी के काबू में, तभी से वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है।
डैसी कहती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। लिली डैशी की बात समझ जाती है, लेकिन उसे ये सब भ्रम लगता है। डैशी की तरह उसके पिता भी मर चुके हैं, वो बस सच्चाई से भाग रही है। डैशी कहती है, क्या तुम्हें पता है कि वो क्या कहते हैं? यहाँ मरने वाला कोई भी सच में नहीं मरता। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन लिली उसकी मीठी बातों में नहीं आती। वो उल्का का टुकड़ा उठाकर उस पर वार कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। लिली को यकीन नहीं होता कि जिस नर्स पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी वो जोकर की बेटी निकली। उधर विल और बाकी लोग रॉनी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन बात शुरू होने से पहले ही रॉनी मना कर देती है। जब तक उसके पिता सेफ नहीं होते वो कहीं नहीं जाएगी। विल हार मानने को तैयार नहीं होता। वो जानता है कि जितनी देर होगी मुश्किल उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर उल्का पिंड सच में जोकर को हरा सकता है तो ये एक सुनहरा मौका है, लेकिन रॉनी को मनाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसी दौरान एक और साजिश रची जाती है। कई गोरे लोग इकट्ठा होकर हैंक को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। हैंक कहाँ छिपा है ये ना जानने की वजह से वो पूरे इलाके की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ शेरिफ पहुँचता है। उसे एक महिला से सूचना मिली थी कि हैंक एक काले सिपाही के घर में छुपा हुआ है। हैंक के भागने की वजह से शेरिफ की नौकरी चली गई थी, इसलिए वो खुद को साबित करना चाहता था। शेरिफ और गोरे लोगों का मकसद एक ही था, हैंक को पकड़ना। कुछ ही देर में वो लोग हैंक के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। बेकार की परेशानी से बचने के लिए सबने चेहरे पर मास्क पहने होते हैं। अब काले और गोरे लोगों के बीच टकराव होने लगता है। दूसरी तरफ डैशी फिर से जोकर का भेष बना लेती है। यही हमें पता चलता है कि पुलिस को शिकायत करने वाली महिला डैशी ही थी। लेकिन उसका असली मकसद क्या है और ये सब करके वो क्या हासिल करना चाहती है? इन सभी सवालों के जवाब अगली कड़ी में मिलेंगे। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। क्या डिक अपने डर पर काबू पाकर जोकर का सामना कर पाएगा? क्या आखिरी लड़ाई से पहले बच्चे फिर से एकजुट हो पाएंगे? और क्या लिली के हाथ में मौजूद उल्का का टुकड़ा वाकई जोकर को खत्म कर पाएगा? अगले एपिसोड में हर रात से पर्दा उठेगा। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।